सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा इंग्लिश का टॉपिक है वो टॉपिक पूरा मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से साथी कह रहे थे कि सर इंग्लिश को आप बेसिक से बताइए। और देखिए, फर्स्ट यूनिट की बात रही तो भाई फर्स्ट यूनिट मैंने देखा है, उसमें मेरे लिए कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं है। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, वो काम आपका खुद का है। रही सेकेंड यूनिट की बात यानी ग्रामर की, तो ग्रामर ऑलरेडी मैंने एक बार पूरी का पूरी पढ़ा दिया है। अब दोबारा से एग्जाम के पहले पहले आपकी पूरी ग्रामर खत्म कर दी जाएगी, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। बस आप निरंतर हमारे साथ लगे रहिए। और ये इंग्लिश की वीडियो तकरीबन एक हफ्ते बाद आ रही है, 1 वीक के बाद आ रही है, क्योंकि सभी को पता है कि एक हफ्ते की हमने बीच में गैप मारा कि आप एनालाइज कर सकें कि हमने इतने दिन इंग्लिश पढ़ा है, इतने दिन इंग्लिश मैंने तकरीबन 20 से 25 दिन यूनिट बी पढ़ा है, तब हम यूनिट बी से क्या सीखे, इतने दिन में हमने क्या सीखा। तो सभी साथियों को एनालाइज हो चुका होगा कि हाँ सर हमने इतना कुछ सीखा। जो कुछ बचा है वो आप कमेंट करके फटाफट से बता देना इस वीडियो में। अगली वीडियो में वो चीज़ें भी डिस्कस कराई जाएंगी। याद रखना, फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, ये पूरी जो आपकी वीडियो है पूरा एकदम बेसिक से चलने वाली है। कहने का मतलब पूरा एकदम ज़मीन से उठाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आज इंग्लिश का यूनिट बी पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंग्लिश में, तो जिसको बोलते हैं हम लोग लेटर। सबसे पहले बोलते हैं लेटर। लेटर्स को क्या बोलते हैं भाई? लेटर्स को बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। अब अगर हिंदी से इंग्लिश पढ़ाते हुए चलो गए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तब आप कहोगे सर टोटल मेरे 26 अक्षर होते हैं। टोटल मेरे 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में। और इन 26 अक्षर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी? तो एक आता है वावेल, एक आता है कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं स्वर। वावेल से होता है मेरा स्वर और कॉन्सोनेंट से मेरा होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट से मेरा क्या होता है सर भाई? व्यंजन होता है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट से व्यंजन होता है। स्वर जो होते हैं ये आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है आपका ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके स्वर होते हैं। अगर 26 लेटर थे, 5 आपके स्वर निकल गए, तो व्यंजन कितने बच गए? तो व्यंजन बच गए आपके 21। कितने बच गए? 21। यहां से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके पेपर में उठ जाता है कि इंग्लिश वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको याद रखना है 5 है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। और जो ये स्वर होते हैं ये मुक्त होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्णमाला की भाई? तो वो होती है लेटर, ठीक है ना। वो होती है लेटर। ये सबसे छोटी इकाई होती है वर्णमाला की। और जब कई लेटर मिल जाते हैं, जब एक या एक से अधिक लेटर मिल जाते हैं, तब आपका एक बन जाता है वर्ड। क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। एक वर्ड बन जाता है जिसको शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने कह दिया भाई एप्पल। मैंने कह दिया एप्पल, APPLE, एप्पल मैंने कह दिया। तो एप्पल में आप देखोगे A, 2, 3, 4, 5, ये 5 लेटर आपके आगे एप्पल में। तो जब 2 या 2 से अधिक लेटर मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वर्ड होता है। क्लियर ना। और जब कई लेटर मिल जाते हैं, तब आपका वाक्य बन जाता है, जिसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये बात समझ रहे ना। जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। वर्ड जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं। कई लेटरों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ड कहते हैं। और जो जैसे एप्पल लिखा भी है, और जो कई वर्ड मिलकर बना देता है वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये चीज मैंने आपको बताई थी, तो डिफिनेशन आपको याद रखना। सेंटेंस की डिफिनेशन एग्जाम में आती है,
ठीक है ना। तो बेसिकली हमको जो सीखना है, जो पढ़ना है, वो सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर इंग्लिश ग्रामर को सीखना है, इंग्लिश को सीखना है, तो सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो अब सेंटेंस की बात करेंगे। चलिए, ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आशा करते हैं ये सभी स्टूडेंटों को पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब जो बात करते हैं किसकी, सेंटेंस की। बात किसकी करेंगे, सेंटेंस की, जिसको बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ये सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने बताया इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of word which make a complete sense, which make a complete sense is called sentence, is called sentence, ठीक है ना, is called sentence। मतलब कि ग्रुप माने समूह, किसका समूह, वर्ड माने शब्दों का, शब्दों का ऐसा समूह जो एक संपूर्ण, कंप्लीट माने संपूर्ण, सेंस माने अर्थ बनाता हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट अर्थ बनाता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया माय नेम इज राम, माय नेम इज राम, मेरा नाम क्या है, राम है, माय नेम इज राम। तो मैंने बताया यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, और कई वर्ड भी हैं भाई, माई एक वर्ड, नेम एक वर्ड, इज एक वर्ड, राम एक वर्ड, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और इसका एक सेंस भी निकल रहा है। इसीलिए ये मेरा एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, मेरा एक सेंटेंस हो जाएगा। अभी बताऊंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, बस प्रॉपर आप वीडियो में अंत तक बने जरूर रहना। माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है, ठीक है ना। ये हो गई बात सेंटेंस की। अब बात करेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बस चीजों को समझते रहना, ठीक है ना, समझते रहना चीजों को। यहां से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। अगर अफर्मेटिव देगा उसको निगेटिव में बनाने के लिए आ सकता है, बिल्कुल आएगा यहां से क्वेश्चन से। तो अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो पहला सेंटेंस जो मेरा आता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। वो होता है सर असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी चीज का स्टेटमेंट देते हैं, वो मेरे क्या हो जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसकी डिफिनेशन पेपर में कभी नहीं आती है, ना आएगी, बस पहचानने को आ सकता है कि असर्टिव है या ये मेरा इंट्रोगेटिव है। तो ये असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं बस। अब स्टेटमेंट हम लोग कैसे देते हैं, दो प्रकार से देते हैं। स्टेटमेंट हम दो प्रकार से देते हैं, एक तो हम पॉजिटिव थिंग में देते हैं और एक हम किस थिंग में देते हैं, निगेटिव थिंग में देते हैं। जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ाता हूं, ये एक पॉजिटिव थिंग हो गई। लेकिन मैंने कह दिया मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये मेरी एक निगेटिव थिंग हो गई। लेकिन दोनों में मैंने स्टेटमेंट दिया है, एक पॉजिटिव में दिया है, एक निगेटिव में दिया है, तो वो तो अलग की बात है। लेकिन मैंने स्टेटमेंट दिया है, कहने का मतलब यह सेंटेंस मेरा किस पार्ट का है, तो यह असर्टिव के पार्ट का सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, इसका पहला प्रकार आता है आपका अफर्मेटिव। इसका पहला प्रकार आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका पहला प्रकार आता है। और दूसरा प्रकार इसका आता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है भैया, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखिए अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, ये चीज आपको सीखना है। अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है आपका कि जिसमें पॉजिटिव थिंग की बात की जाएगी, जिसमें पॉजिटिव थिंग की बात की जाती है, वो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और जिन सेंटेंसों में निगेटिव थिंग बात की जाएगी, निगेटिव यानी कि नॉट लगा मिल जाएगा, वो मेरे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल से बताऊंगा और अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगा। बस आप निरंतर वीडियो में भाई बने रहना और बहुत जल्द आपकी क्लास खत्म कर देने वाला हूँ। देखिए बहुत जल्दी आपकी मैराथन क्लास आएगी। आज आपकी मैराथन क्लास ही चलने वाली थी इंग्लिश की, क्योंकि कल आपको मैथ जो है तकरीबन 4 या 5 घंटे की क्लास मिलेगी, जिसमें पूरा मैथ कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से साथी कह रहे थे कि सर आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन आप
छोटी छोटी बातों को भी साथ में लेकर चलिए, वो भी चैप्टर वाइज। तो भाई ये जो बुक देख रहे हो आप, ये वाली बुक, ये बुक पूरी का पूरी मैं खत्म कर दूंगा कल की वीडियो में मैथ की, इसीलिए आज आपकी इंग्लिश की मैराथन नहीं लग पाई है, लेकिन बहुत जल्द मैराथन आ जाएगी, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए, समझना, फोकस करना स्टडी पे। जैसे मैंने कह दिया राम इज ईटिंग अ फूड, राम इज ईटिंग अ फूड, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया राम इज नॉट ईटिंग अ फूड, राम इज नॉट ईटिंग अ फूड, राम इज नॉट ईटिंग अ फूड। ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, राम इज ईटिंग अ फूड, राम इज नॉट ईटिंग अ फूड। इन दोनों सेंटेंसों में एक बात तो कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सर मेरे असर्टिव सेंटेंस तो हैं, असर्टिव सेंटेंस तो हैं, क्योंकि यहां कह रहा राम खाना खा रहा है और राम खाना नहीं खा रहा है, दोनों की बात है, दोनों में स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये असर्टिव है। लेकिन असर्टिव में बात करें तो ये जो सेंटेंस आपको लिख रहा है नंबर 1 पे, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात करें नंबर 2 की तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हमने कैसे पहचाना ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है? तो याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव थिंग की बात की जाती है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव थिंग की बात ना कर निगेटिव थिंग की बात की जाती है, और यहां पर नॉट लग जाता है, यहां पर निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जेहन में हमारे क्या उठता है कि नॉट का प्रयोग एक्चुअल में हम लोग करते कहां हैं? अब नॉट क्या हम यहां पर ईटिंग के बाद लगा सकते थे? नॉट क्या हम यहां पर सबसे पहले लगा सकते थे? तो ये जेहन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है। तो याद रखना, इस नॉट का प्रयोग, इस नॉट का प्रयोग सदैव सहायक क्रिया, सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब जो भी होती, सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमेशा लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं तब आपको पता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डिड, हैड, और ऐसे विल, शैल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बी, शैल हैव बी, ये सभी आपकी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिसको आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब यानी पार्ट ऑफ स्पीच वाली क्लास में भी बताया था और सेंटेंस टेंस वाली क्लास में भी बताया था। तो हमेशा मेरे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज थी तो इसके बाद नॉट लगा दिया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, अफर्मेटिव दे देगा निगेटिव बनाने के लिए आ सकता है, निगेटिव दे देगा तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने में आ सकता है, इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव बनाने में आ सकता है। तो लॉजिकली चीजें समझिए, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, है ना, कि देखते हैं कैसे अगर अफर्मेटिव लगा है तो इसको निगेटिव बनाएंगे, कैसे अफर्मेटिव लगा है इसको निगेटिव बनाएंगे। जैसे मैंने कह दिया, मैंने एक एग्जाम्पल कह दिया, यू आर अ गुड बॉय, मैंने कह दिया यू आर अ गुड बॉय। अब ये मेरा एक सेंटेंस बन गया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये बताइए ये क्वेश्चन मेरा कौन सा है, ये सेंटेंस मेरा कैसा सेंटेंस है? तो आप कहोगे सर मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो मैंने स्टेटमेंट दिया कि तुम अच्छे लड़के हो, तो यह मेरा स्टेटमेंट दिया, इसीलिए यह मेरा एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन बात करें असर्टिव की किस टाइप का सेंटेंस है, तो असर्टिव में इसमें तो कहीं नॉट नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा होता है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी स्वीकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या रहा कि इसको कन्वर्ट करके बताओ निगेटिव सेंटेंस में, कन्वर्ट करके बताओ निगेटिव सेंटेंस में। अब कैसे कन्वर्ट करोगे? सीधी बात है, हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट सटाते हो। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं यहां पर बताऊं मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है भैया, आर है ना हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद अगर मैं नॉट सटा दूंगा तो हो गया यू आर नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। ये गलत बात है, यू आर अ गुड बॉय, तुम सभी लोग अच्छे लड़के हो, ठीक है ना।
तो ये होता है कुछ फंडा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट सटा देते हैं। कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं मिलेगी, क्योंकि दो टेंसों में ऐसा चीजें होती हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा आगे। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे, जो कि होता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस आता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तब आप सभी लोग जाते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अभी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो जिस क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जिन वाक्यों में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जिन वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि प्रश्न पूछते हैं, वो मेरे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। इज राम गोइंग, क्या राम जा रहा है। तो ये सब सेंटेंस हमारे कैसे सेंटेंस बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चंस पूछने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं समझना। एक जिसका जवाब हमको किस में मिल जाए, यस या तो नो में मिल जाए। एक जिसका जवाब हमको यस या तो नो में मिल जाए, और एक जिसका जवाब हमको पूरा मिले, पूरा मिले, यानी फुल एक्सप्लेन करना पड़े। वो मेरे दो प्रकार के सेंटेंस हो जाते हैं इंट्रोगेटिव। ये तो होते तो एक ही प्रकार के हैं, इसका कोई प्रकार नहीं होता, बट इसकी सिचुएशन समझनी पड़ती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं। एक सेंटेंस लिखूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी बताऊंगा यस या नो क्या होता है, पूरा मिले आंसर ये क्या होता, ये चीज बताऊंगा। अब आप लोग पेशेंस बना के रखना, बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कह दिया राम जा रहा है। मैंने दो सेंटेंस कह दिया। मैंने कह दिया क्या राम जा रहा है, क्या राम जा रहा है, ये मैंने कह दिया। और दूसरा मैंने सेंटेंस कह दिया राम क्यों जा रहा है, राम क्यों जा रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसों को पढ़ोगे तब आपको लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा जरूर मिलेगा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जरूर मिलेगा, वो मेरा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। अब बात करेंगे इन दो सेंटेंसों की। एक बात समझिए, लिखा है क्या राम जा रहा है। मैंने आपसे प्रश्न किया क्या राम जा रहा है, तब आपका उत्तर क्या आएगा, यस या फिर नो। वो जा रहा है तब तो यस, और नहीं जा रहा है तब नो, ये होता ना। और अगर राम क्यों जा रहा है, मैंने आपसे पूछा राम क्यों जा रहा है, तब आप कहोगे सर राम को वहां पर रामलीला करना है इसलिए वह जा रहा है। सीधी बात बताओगे, यानी पूरा कारण बताओगे। और पूरा कारण कब बताते हैं, जब किसी सेंटेंस में WH फैमिली आ जाती है, जिसको बोलते हैं का वाला परिवार। का वाला परिवार आ जाता है, उन सेंटेंसों का उत्तर हम विस्तार से देते हैं। और जिन सेंटेंसों का उत्तर हम विस्तार से देते हैं उनकी शुरुआत इंग्लिश में WH फैमिली से होती है। WH फैमिली मतलब व्हाई, क्यों, व्हाई क्यों। उसके बाद राम इज लगाएंगे, व्हाई इज। उसके बाद राम, फिर गोइंग मतलब जाना। व्हाई इज राम गोइंग, राम क्यों जा रहा है। और इसका क्या बना देंगे, इसका बना देंगे इज राम गोइंग, इज राम गोइंग। अब आप यहां से थोड़ा सा लॉजिक समझोगे कि सर इज राम गोइंग और व्हाई इज राम गोइंग। यही तो लॉजिक है मेरे दोस्तों, यही तो लॉजिक है। क्या लॉजिक है, बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेंटेंस में WH फैमिली है, यानी का वाला परिवार है, वो भी सेंटेंस में बीच में, 90% केस में तो बीच में आता है, 10% में पहले आएगा। WH फैमिली अगर बीच में है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, और वो इंग्लिश में मेरा WH फैमिली से ही बनता है।
तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, व्हाई इज राम गोइंग, राम क्यों जा रहा है। तो कहने का मतलब जिन सेंटेंसों का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, जिन सेंटेंसों का जवाब हम यस या फिर नो में दे सकते हैं, उन सेंटेंसों की इंग्लिश हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। उन सेंटेंसों की इंग्लिश हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। किसकी, जिसकी यस या नो में दे सकते हैं। और जिस सेंटेंसों में WH फैमिली का वाला परिवार आएगा उसकी इंग्लिश हम लोग व्हाई इज यानी कि WH फैमिली से ही बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो सेंटेंस मेरा तीसरा आता है दोस्तों, उस सेंटेंस होता है तीसरा मेरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो बताऊंगा। अगला जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। ये मेरे लास्ट सेंटेंस है। सेंटेंस दो और प्रकार के होते हैं लेकिन वो आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये आपके सिलेबस में नहीं, वो 4th सेमेस्टर की बात होती है। अगर 4th सेमेस्टर में है तो मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं इसको, किसको, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है ना। अभी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। ऑर्डर, जैसे मैंने कह दिया भाई गो देयर, मैंने कह दिया गो देयर, मैंने कहा गो देयर वहां जाओ, मैंने कहा गो देयर वहां जाओ। दूसरा मैंने कह दिया कम हेयर, दूसरा मैंने क्या कह दिया, कम हेयर यहां आओ। तो यहां मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे गो देयर तो मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने कहा कम हेयर मैंने आपको ऑर्डर दिया है। अगला सेंटेंस जैसे मैं कह दूं सिट हेयर, या प्लीज में लगा सकता हूं PLEASE, प्लीज सिट हेयर, सिट हेयर, मैंने कहा प्लीज सिट हेयर, कृपया यहां बैठो, कृपया यहां बैठो। तो इसमें दोनों में मैंने आपको आदेश दिया और इसमें मैंने आपको क्या किया है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज यहां बैठो। तो कहने का मतलब जिन सेंटेंसों में हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं या किसी चीज की एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं, वो सेंटेंस मेरे आज्ञा सूचक यानी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मेरे दोस्तों, वो हमेशा इसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है, हमेशा इसकी शुरुआत मेन वर्ब से ही होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लीज लग गया, हाँ लग गया ना प्लीज, क्योंकि ये है मेरा एक कृपया। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए प्लीज का प्रयोग करते हैं। अभी जब इसकी आप पैसिव वॉइस या फिर नरेशन बनाओगे तो प्लीज वहां पर हट जाता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया था क्यों हट जाता है, लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस आता है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, इसको बोलते हैं सर विस्मय बोधक वाक्य। ये विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है, तो विस्मय मतलब संशय प्रकट हो, ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं अपनी फीलिंग, अपनी एक्टिविटी प्रकट करते हैं, मेरे विस्मय सुधक यानी विस्मय बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें मैं अपने भावों को प्रकट करता हूं, मैं अपने फीलिंग को प्रकट करता हूं, वो मेरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। सपोज देन मैंने कहा हुर्रे, लिखा भी है, मैंने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया है। तो यहां पर एक चीज देखोगे आप, लास्ट में आपको ये वाला मार्क दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सभी दोस्तों को, ये वाला मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। कहने का मतलब जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान थी कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, ठीक उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आएगा, यानी कि चिन्ह आएगा विस्मय बोधक वाला। अब पहला जैसे मैंने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, अब यहाँ पर हुर्रे
ये हुर्रे दिख रहा ना, ये हुर्रे, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, इस हुर्रे की कोई मीनिंग नहीं निकल रही, लेकिन ये मेरे अंदर के भाव बता रहा है कि जब मैं जीत चुका हूं तो मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूं, हुर्रे वी हैव वन द मैच। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता हूँ, तब मेरे मन से कुछ ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, वही चीज़ मेरे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया है। अगला है मेरा एलॉस। एलॉस द मैन इज डेड। एलॉस द मैन इज डेड। आदमी मर गया, आदमी मर गया, यह आदमी मरा है। अब यहां पर समझे, एलास का कोई मीनिंग है नहीं, मीनिंग है, लेकिन एलास मैंने दुख प्रकट किया, मैंने दुख प्रकट किया कि हाय राम वो आदमी मर गया, ठीक है ना। तो जहां पर मैं अपने अंदर की फीलिंग प्रकट करता हूं, मैं अंदर की फीलिंग जताता हूं, वो मेरे क्या हो जाते हैं, वो मेरे दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य हो जाते हैं। बस ये 4 सेंटेंस आपके सिलेबस में थे, सेकंड सिलेबस में 2 सेंटेंस होते हैं और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, वो बात अलग की होती है, ये बात अलग की होती है, ठीक है ना। वो बात की बात है, पहले तो एग्जाम दे लीजिए, फिर तो स्पीकिंग कोर्स भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चीज़ समझ में आ गई है तो वेरी गुड। आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ, मैथ के सेशन के साथ। और याद रखना कल मैथ में टोटल आपकी जो ये बुक है, ये बुक आप लोग देख रहे हो, ये पूरी बुक एक एक पॉइंट, एक एक छोटे छोटे पॉइंट विद एग्जाम्पल सब कुछ रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। सब कुछ रिकॉर्ड करके तकरीबन 4 या 4.5 घंटे की वीडियो होगी। और याद रखना इस वीडियो से मेरे दोस्त बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैथ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी तक मैथ में बहुत डर है कोई बात नहीं, हम नहीं मैथ समझ जाते हैं कोई बात नहीं। कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का एक ही हल, 5 घंटे की मैराथन। चीजें समझ में आ गई ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। 8 बजे तक आना है, याद रखना 8 बजे की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट। गुड नाइट अभी तो नहीं, अभी तो 8 बजे क्लास रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना, क्लास चलेगी। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। चलिए।